आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए बेनिफिट करेगा। और जिस जिस एग्जाम में जीके जीएस का प्रश्न बनता है वो सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा, क्योंकि हम इस चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं जो खासकर बीपीएससी टीचर के जो भी प्रश्न पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर में उसका वन शॉट वीडियो हम करा रहे हैं। तो अगर वीडियो पे पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे कि मायूस मत होना, जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो हम लोग को हार्ड वर्क के साथ साथ धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में ये दो चीज़ का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा दिया जाता है। खासकर धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए, तो आपकी समय की बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि बताइए, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था। ऑप्शन ए ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन बी मिशन अमानत, ऑप्शन सी मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन डी नन यानी कोई नहीं। तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा एक गुप्त ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, जो कि सितंबर 1948 में चलाया गया था। सितंबर के महीना में चलाया गया था। कब चलाया गया? 1948 में। तो हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? तो हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया और ये सेना का गुप्त ऑपरेशन था। कब मिलाया गया? सितंबर 1948 में। साथ में मिशन अमानत क्या है? तो मिशन अमानत जो है ये आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये चलाया गया। ये एक योजना था जिसके तहत यात्री का खोए हुए सामानों की क्या किया जाएगा? तो खोए हुआ सामान की वापसी करेगा कौन? आरपीएफ। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष योजना को 2014 में लाया गया था और इससे ये किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष योजना वैक्सीन से संबंधित है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके? वैक्सीनेट कर सके, यानी वैक्सीन को लगा सके। उसके बाद एक इंद्रधनुष है सिर्फ, तो पूछेगा कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो खाली इंद्रधनुष बोलेगा तो ये बैंक से संबंधित है, और लेकिन इंद्रधनुष के आगे पीछे लगा देगा मिशन, तो मिशन इंद्रधनुष वैक्सीन से और इंद्रधनुष बैंक से। मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा चलाया गया खोए हुए सामानों की वापसी करना। ऑपरेशन पोलो 16 सितंबर के महीना में 1948 में चलाया गया गुप्त सेना ऑपरेशन था जो हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि इटाई रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी पारा। तो देखिए, इटाई रोग जो है ये कैडमियम की अधिकता से होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। लेकिन प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकोर और मैरासमस। तो प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकोर और मैरासमस रोग होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम और पारा की अधिकता से मिनी माता रोग। कौन रोग? मिनी माता रोग। तो इटाई रोग किसके कारण से होता है? तो कैडमियम की अधिकता से, प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकोर और मैरासमस रोग होता है, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और पारा की अधिकता से मिनी माता रोग हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल का आता है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी
जमींदारी। तो पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का जनक कौन है? तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस है, और इसे सिविल सर्विस का जनक भी माना जाता है और पुलिस का भी जनक इसी को माना जाता है, कॉर्नवालिस को। हॉल्ट मैकेंजी कौन है? तो ये महलवाड़ी का जनक है, महलवाड़ी का जनक कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। हेक्टर मुनरो कौन है? तो हेक्टर मुनरो रैयतवाड़ी का जनक है, तो रैयतवाड़ी का जनक हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी के युद्ध के समय ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा चौथा नंबर, इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो देखने में हम लोग को। चलिए चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो देखिए दाल में जो है प्रोलैमिन दाल में प्रोलैमिन प्रोटीन पाया जाता है। साथ में भारत में दाल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और साथ में कर्नाटक है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। सबसे ज़्यादा क्या है? वन है। साथ में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर को रखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल क्या आता है कि सिंधु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे पहले ये समझिए कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल समझौता 1960 में होता है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा होता है सिंधु जल समझौता 1960 में। उसके बाद सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। कौन नदी है? चेनाब नदी है, और इसी चेनाब नदी पर बगलीहार बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना स्थित है। तो पूछेगा दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर, और चेनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए छठा नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि विश्व की सबसे खारी या लवणता वाली झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे खारी या लवणता वाली झील बॉन झील है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये तुर्की में पड़ता है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी स्वीट वाटर मीठे पानी का झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील है। कौन झील है? सुपीरियर झील, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। कौन? सुपीरियर झील, जो कि विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? तो ये है बूलर झील, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? तो चिल्का झील है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और भारत का सबसे अधिक खारे या लवणता वाली झील कौन सा है? तो सांबर झील है, और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो देखिए जितना डिटेलिंग करा रही इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल से ये तो बनेगा ही, साथ में ये जो डिस्कशन करा रहे हैं अदर क्वेश्चंस का, ये आने का बहुत बहुत चांस बनता है। चलिए 7 नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में लाया गया था। इस प्रोटोकॉल को, नियम कानून को क्यों लाया गया था? तो ओजोन परत को संरक्षण हेतु, किस हेतु? संरक्षण हेतु ये एक नियम लाया गया जिसका नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ये कब लाया गया? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। कौन दिवस? ओजोन संरक्षण दिवस। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया? CO2 को, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया कि कम ज़्यादा से ज़्यादा जो ओजोन परत है, जो कि ऑक्सीजन का रूप है, इसको क्या किया जाए? सुरक्षा प्रदान किया जाए। और ओजोन का क्या काम होता है? तो ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। सुरक्षा कवच बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये सूर्य के जो प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती है, जिसे UV रे कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इसी से हमको बचाता है कौन? ओजोन परत। इसको बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 को एक नियम लाया गया जिसका नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ओजोन परत को मोटाई को किस में मापते हैं? तो डॉब्सन में मापते हैं। किस में नापते हैं? डॉब्सन में मापते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 8 नंबर सवालों की ओर।
8वां नंबर सवाल बोलता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद बोलेगा कि बताइए मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लेकिन घोड़े का अस्थियां कहाँ मिला था सबसे पहले? अस्थियां कहाँ मिला था सबसे पहले? तो ये मिला सुरकोतड़ा। कहाँ मिला? सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कहाँ है जी? गुजरात में। सुरकोतड़ा कहाँ है? गुजरात में। तो घोड़े का अस्थियां का परिमाण कहाँ से मिलता है? सुरकोतड़ा गुजरात से। और जूते हुए खेत का परिमाण कालीबंगा राजस्थान से मिलता है जूते हुए खेत का प्रमाण। और हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम शाह ने किया था। और राकल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया। चलिए इस सीरीज का 9 नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। कौन बटन है? साउथ बटन, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गांधी मैरीन अभयारण्य भी है। मतलब ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान ही है, गांधी मैरीन करके कुछ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। साथ में ये अंडमान निकोबार भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जानता है। साथ में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, ये भी कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में ही। साथ में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? यहीं पे देख लीजिएगा कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। और जैव विविधता दिवस हम लोग 22 मई को मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है वो ब्राज़ील देश के पास है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जैव विविधता। उसके बाद राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब लाया गया? तो 2009 में लाया गया था, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद RTI कब लाया गया, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार कब लाया गया? तो 2005 में लाया गया। उसके बाद 2005 में लाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार। तो यही सवाल बनता है कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? तो 2002 में लाया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। उसके बाद जैव विविधता भारत में सबसे अधिक कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन जो है 2009 अधिनियम के द्वारा लाया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 अधिनियम के लाया गया। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाया जाता है। और जैव विविधता के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया जिसका नाम था नागोया प्रोटोकॉल। तो ये आपको सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।